आज हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। पहले इसकी थ्योरी करेंगे, फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे पीवाई के। श्वसन तंत्र के अंतर्गत हमारा मेन अंग कौन सा होता है, किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बोलो। तो ये किसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, बोलो। फेफड़े क्या है? देखो, जैसे मान लो अगर हमारे श्वसन अंग की बात की जाए तो नासा हो गया, नासा गोआ हो गया, ग्रसनी, इसके अलावा स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, हाँ श्वास नली कह सकते हैं, ठीक है। ग्रसनी, श्वास नली, श्वसन के लिए, क्योंकि ग्रास नली होती है जो उसको फूड पाइप, ठीक है। जो ग्रास नली होती है और श्वास नली वो एक ही में जुड़ी होती है, ठीक है। जब खाना खाते हैं तो उसका जो कह सकते हैं जो डोर होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है कि जो भोजन है वो सीधे कहाँ जाए, भोजन मतलब फूड पाइप में जाए, किसमें ना जा पाए, जो हमारा स्वर यंत्र होता है, ठीक है, उसमें ना जा पाए, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं। एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है, तो वो एक ढक्कन टाइप का कह सकते हैं, कपाट टाइप का होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर पूछ लेगा हमारे मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं तो क्या बताओगे, फेफड़े होते हैं। और जैसे अगर पूछ लेगा कि फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो क्या बताओगे, एल्वोलाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोपिकाएं। क्या बोलते हैं, कोपिकाएं, इंग्लिश में एल्वोलाई। और जैसे पूछेगा कि जो एल्वोलाई है ये किसके समान संरचनाएं होती है तो अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं पाई जाती है हमारे फेफड़ों में। देखोगे इस टाइप की संरचनाएं होती है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, एल्वोलाई का। और जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये जो है इसको बताओगे क्या कहते हैं, ये जो नली दिख रही है ये किसकी बनी होती है, हड्डियों की, बोलोगे बोन की या कार्टिलेज की, अस्थि की या उपास्थि की, उपास्थि की बनी होती है, ठीक है। जैसे देखोगे वॉशिंग मशीन होती है उसका पाइप, ठीक है, इसी टाइप का होता है, वैसा ही है। ये क्या ऐसे बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। अब देखो ये जो ट्रैकिया है यहाँ पर ये सारे इधर क्या है, ये फेफड़े हैं, इधर भी क्या है, ये फेफड़े हैं। यहाँ पर जैसे मान लो इस साइड का जो होता है इसे क्या बोलते हैं, दायां, और इधर का क्या बोलते हैं, बायां। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जो हमारा दायां वो बायां, जो बायां वो दायां। ये क्या लिखा है, राइट ब्रोंकस लिखा है, और ये क्या लिखा है, लेफ्ट ब्रोंकस। लेकिन वैसे होता क्या है, ये इधर दायां और इधर बायां होता है। और जैसे मान लो अगर हम पूछ ले कि जो हमारा जो फेफड़ा होता है दायां बड़ा होता है या बायां बड़ा होता है, कौन सा, बोलो। दायां बड़ा होता है या बायां, क्यों, फेफड़े दो होते हैं, एक होता है दायां और एक होता है बायां। तो ये वाला बड़ा होता है या ये बड़ा होता है, बायां बड़ा होता है, ठीक है। कौन सा बड़ा होता है, दायां। जिसमें बा है उसके साथ में बा नहीं जाएगा, ये याद रखना, बा से बड़ा बा से बायां ये नहीं याद रखना, ठीक है। कि जिसके पास ऑलरेडी बा है उसमें बा नहीं जाएगा, ठीक है। तो बा वाला किस में चला जाएगा, दाएं के साथ में, ठीक है। तो दाया क्या है, बड़ा होता है, और बायां क्या होता है, छोटा होता है। अच्छा क्यों छोटा होता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो किस ओर स्थित होता है, बाएं साइड होता है, ठीक है। तो बाईं ओर स्थित होता है, तो इसलिए जो हमारा बायां फेफड़ा, जैसे यहाँ पर भी बात की जाए ये दायां ये बायां है, लेकिन यहाँ पर फेफड़ों के लोकेशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये बायां है और ये दायां। अब यहाँ पर बाईं ओर हमारा हार्ट है, ठीक है, स्थित होता है। तो जो बाएं फेफड़े की थोड़ी जगह कौन कवर किए हुए, हमारा हार्ट कवर किए हुए, इसलिए यहाँ पर दायां बड़ा होता है और बायां क्या हो जाता है, छोटा होता है। अब यहाँ पर देखोगे
हमारे हार्ट नहीं, हमारे लंग्स जिस कैविटी में सुरक्षित रहते हैं, जिस आवरण से ढके होते हैं, उस आवरण को किस नाम से जाना जाता है? किसके अंदर सुरक्षित रहते हैं? रिब केज। ठीक है, ये जो है ये क्या है भाई? पसलियां। रिब मीन से क्या होता है? पसली होती है। उसी के अंदर ये देख रहे हो, ये फेफड़े इसी के अंदर ये बंद है। अब यहां पर जैसे हमने बोला था, ये देखोगे, ये जो हमारा हार्ट है इस साइड को, ये वाला बायां होगा, ये दायां है। तो यहाँ वाले हार्ट के पास, ये लंग्स के पास में ये क्या होता है? स्थित होता है। और ये क्या है? ये ट्रैकिया भी बताया है। अब यहाँ पर ट्रैकिया जो है ऐसा करके ये विभाजित होगा। तो ट्रैकिया का फर्स्ट विभाजन अगर पूछेगा क्या होता है, तो ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ये यहाँ पर से ये ऐसे है, यहाँ पर गया, इसको क्या बोलोगे? ब्रोंकाई या ब्रोंकस। और इसके अलावा अगर हम कह दें ट्रैकिया का सेकेंड डिवीजन क्या होगा? द्वितीय विभाजन क्या कहलाएगा? ट्रैकिया का द्वितीय विभाजन क्या कहलाता है? किसको बोलते हैं? ब्रैंक्यूल से। क्या बोलते हैं? ब्रैंक्यूल से। और जो ब्रैंक्यूल से होता है, ब्रैंक्यूल से का फर्स्ट विभाजन पूछ लेगा, एल्वोलाई होता है। क्या होता है? एल्वोलाई। इधर ये बताओगे, दिख रहा है? देखो, ये क्या है? ये ट्रैकिया है। ये क्या है? लैरिंग्स है, जिसको क्या बोलते हैं? स्वरयंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वरयंत्र। यहाँ पर ये ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया का जो प्रथम विभाजन है, ये देख रहे हो, यहाँ पर से ये वाला, तो प्रथम विभाजन है, इसको बोलेंगे ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोलेंगे। फिर इसके बाद में यही जो ब्रोंकाई या ब्रोंकस, अब इसका जो फिर से डिवीजन हो रहा है, जैसे शाखाएं टाइप की होती हैं, ऐसा ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलोगे ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलोगे? ब्रोंक्यूल्स बोलोगे। फिर इसके बाद में यही जो ब्रोंक्यूल्स है, फिर से इधर देखोगे, ये महीन महीन शाखाओं टाइप में डिवाइड है, तो इनको बोलोगे एल्वोलाई। क्या बोलोगे? एल्वोलाई बोलोगे, या कूपिकाएं बोलते हैं। तो अब जैसे मान लो हम तुमसे पूछ ले, यहां पर जैसे अभी हमने बोला था ट्रैकिया। अच्छा, ट्रैकिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुनाली या श्वास नली बोलते हैं? श्वास नली। तो इसका जो प्रथम विभाजन है, अभी भी बताया, प्रथम विभाजन ट्रैकिया का क्या कहलाता है? ब्रोंकाई या ब्रोंकस। और ट्रैकिया का सेकंड डिवीजन, डी का मतलब क्या है? डिवीजन। ये क्या कहलाएगा? तो ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। और ट्रैकिया का जो थर्ड डिवीजन होगा वो क्या कहलाएगा? एल्वोलाई। क्या कहलाता है? एल्वोलाई कहलाता है। अब जैसे यहां पर हमने बात की पहले ट्रैकिया की, ट्रैकिया का प्रथम विभाजन ब्रोंकस या ब्रोंकाई, इसके बाद में ट्रैकिया का ही सेकेंड डिवीजन क्या कहलाया? ब्रोंक्यूल्स। थर्ड डिवीजन क्या कहलाया? ट्रैकिया का विभाजन क्या कहलाया? एल्वोलाई। अब यहीं पर अगर हम तुमसे पूछ ले, जो ब्रोंकस है इसका प्रथम विभाजन क्या कहलाएगा, तब आंसर क्या होगा? ब्रोंक्यूल्स। पहले हमने पूछा ट्रैकिया का प्रथम विभाजन, तब आंसर क्या? ब्रोंकस या ब्रोंकाई है। अब हम पूछ रहे हैं ब्रोंकस या ब्रोंकाई का प्रथम विभाजन क्या कहलाएगा, तब आंसर क्या होगा? ब्रैंक्यूल से। क्या होगा? ब्रैंक्यूल से। इसके अलावा अगर हम कह दें ब्रोंकस या ब्रोंकाई का द्वितीय विभाजन क्या कहलाएगा, तब आंसर क्या होगा? एल्वोलाई। और अगर हम कह दें ब्रोंक्यूल से का प्रथम विभाजन क्या कहलाएगा, तब आंसर क्या होगा? एल्वोलाई। समझे? चलो ऐसे बताओगे, अगर समझ में आया बताओगे, ट्रैकिया का प्रथम विभाजन क्या कहलाएगा? ब्रोंकस या ब्रोंकाई?
क्या कहलाएगा? ब्रोंकस या ब्रोंकाई। और अगर हम पूछ रहे ट्रैकिया का द्वितीय विभाजन क्या कहलाएगा? ब्रोंक्यूल से। क्या कहलाएगा? ब्रोंक्यूल से। और ट्रैकिया का थर्ड डिवीजन क्या कहलाएगा? एल्वोलाई। और अगर हम कहते हैं ब्रोंकाई का प्रथम विभाजन क्या कहलाएगा? ब्रोंक्यूल से। और ब्रोंकाई का द्वितीय विभाजन क्या कहलाएगा? एल्वोलाई। और ब्रोंक्यूल से का प्रथम विभाजन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एल्वोलाई। तो अपना कॉपी पेन निकाल के बैठोगे, जो मेन फैक्ट बताया जाए तो उसको तुरंत नोट करना है, ठीक है? इसके अलावा बताओगे, इसको नोट कर लेना। जल्दी से इसको नोट करो। अब जैसे ही नोट करें तुरंत साथ में ही नोट करना है, ठीक है? श्वसन तंत्र टॉपिक नेम डाल लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? इसके बाद में बताना है कि मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं? क्या होते हैं? फेफड़े। लिख लो जल्दी से। मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग। लिख देना, फेफड़े। लिखते जाओ साथ में। एक तरफ डाल देना प्राणी, एक तरफ श्वसन अंग। जैसे यहाँ पर अभी हमने बताया मनुष्य में श्वसन अंग क्या होंगे? फेफड़े। इसके अलावा बात की जाए केचुआ। केचुआ, सांप, इनमें जो श्वसन अंग होंगे वो है त्वचा। और इसके अलावा बात की जाए कीट और पक्षी वर्ग, इनमें जो श्वसन अंग होता है वो है ट्रकिया। और कॉकरोच में और मेंढक में अगर पूछ लेगा, मेंढक में याद रखना श्वसन 3 प्रकार से होता है। अगर वो स्थल में है तब
फेफड़ों से होगा। और जल में है तब किससे? गलपड़ों से। गिल्स बोलते हैं उसको। और अगर नम जगह पर है, नम जगह कह सकते हैं या गीली मिट्टी में है, तब किससे शोषण करेगा? त्वचा। नोट कर लो जल्दी से। और हाँ, अगर यहाँ पर हम कह दें मछली में, मछली में श्वसन अंग क्या होते हैं? बोलो, नोट कर लो। हो गया। अब इसके बाद में बताओगे श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना, श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतर श्वसन, बाह्य श्वसन, या बात करें ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, दो ही टाइप होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिख लेना नोट डाल के, मनुष्य में श्वसन दर, मनुष्य में श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट। कहने का मतलब है कि मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है, तब आंसर क्या होगा? 15 से 18 बार। और बताओगे अगर नवजात शिशु की बात की जाए तब कितना आंसर होगा? हाँ, 20 से 25 बार। लिख लेना, नवजात शिशु में श्वसन दर, नवजात शिशु में श्वसन दर 20 से 25 बार होती है। नवजात शिशु में श्वसन दर 20 से 25 बार होती है। और अगर हम बात करें अधिकतम श्वसन दर कब होती है और न्यूनतम कब होती है? अधिकतम श्वसन दर और न्यूनतम श्वसन दर। तो अधिकतम श्वसन दर कब होती है? सोते समय। ठीक है, जब लोग सोते हैं बढ़िया से, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो क्या होता है? अप होता है। तो याद रखना यहाँ पर अधिकतम कब होगा? तो लिख लेना सोते समय। जल्दी से नोट करोगे, सोते समय। और न्यूनतम कब होती है? ठीक है, खाते समय। नोट कर लो। और अगर पूछेगा हमारे शरीर का सबसे भारी अंग, हमारे शरीर का सबसे भारी अंग, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे शरीर का दूसरा सबसे भारी अंग। तो अगर बात करें सबसे भारी अंग कौन सा होता है, तो आंसर क्या होगा? यकृत। और सेकेंड नंबर पे फेफड़े। इसका जो वेट होता है
1.4 से 1.8 kg, और इसका जो होता है 1.5 से 1.7 kg। ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके बाद में लिख लेना फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई, फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एल्वोलाई, या हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। हो गया। इसके बाद में अगर बात करें, अभी हमने बोला था कि जो शोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपसी शोषण और दूसरा होता है अनापसी शोषण। आपसी और अनापसी शोषण, और बाह्य शोषण और अंतर शोषण। ठीक है, दो ही टाइप होते हैं। आपसी शोषण का अन्य नाम क्या होता है? तो याद रखना, आपसी शोषण को ही वायवीय शोषण के नाम से जानते हैं, और आपसी शोषण की खोज हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस शोषण को क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये भी साथ में ही नोट कर लो। शोषण के टाइप पूछेगा, वायवी या इसी को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सी, इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है अवायवी, इसी को ये बोलते हैं अनॉक्सी, अनापसी शोषण, और इंग्लिश में एनारोबिक। आर का मतलब है रेस्पिरेशन। वायवी शोषण और ऑक्सी शोषण। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। यहां पर याद रखना कि वह शोषण जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को ही क्या कहते हैं? ऑक्सी शोषण कहते हैं। यहाँ पर इसकी रिएक्शन याद रखना, C6H12O6 किसका फार्मूला होता है? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो लिखेंगे 6O2। कार्बन की यहाँ पर संख्या कितनी है? 6 है, तो यहाँ पर 6 CO2 प्लस 6H2 और प्लस ऊर्जा। अब देखो समझो, 5 कहाँ है? देखो 6 दिख रहे हैं, C6H12O6 है। यहाँ पर देखोगे कार्बन 6 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 ये है, नहीं 12 है हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हो गए। और अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेके 6 और 12 18 है। यहाँ पर देखोगे 6 दूनी 12 और 6, ठीक है, ये O है, तो टोटल बैलेंस हो गया। अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता, ऑक्सी शोषण में मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? तो मुख्य उत्पाद ये है, क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और अंतिम उत्पाद पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? जल है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और यहीं पर अगर बात करें ऑक्सी शोषण की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जिस तरीके से हमारे शोषण अंग क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, इसी तरीके से कोशिका के शोषण अंग क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, कि कोशिका को पावर कहां से मिलती है?
माइटोकॉन्ड्रिया से। जिस तरीके से हमको पावर कहाँ से मिलती है, अगर मान लो फेफड़े हमारे सही नहीं है, क्या हम सांस ले पाएंगे? अगर सांस नहीं ले पाएंगे अच्छे से तो लगेगा क्या है कि जैसे दम बिल्कुल निकलने वाली है। ठीक है, तो वही चीज याद रखना। तो अगर पूछ लेगा कि ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तब आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये लिख लेना, ये रिएक्शन इसमें क्या, हेडिंग डाल के लिख लो जल्दी से, ऑक्सी शोषण। हेडिंग डालो जल्दी से, ऑक्सी शोषण। देखो, वह शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वह शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी शोषण कहते हैं। वह शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी शोषण कहते हैं। फिर इसके बाद में नोट डाल के लिख लेना, ऑक्सी शोषण की खोज, ऑक्सी शोषण की खोज हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑक्सी शोषण की खोज हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। हैंस क्रेब्स, हैंस क्रेब्स, हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट नोट डाल के लिख लेना, ऑक्सी शोषण की क्रिया, ऑक्सी शोषण की क्रिया कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसके अलावा नेक्स्ट नोट डाल के लिखोगे, ऑक्सी शोषण के अंतिम उत्पाद, ऑक्सी शोषण के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? बोलो, अभी अभी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। लिख लो, ऑक्सी शोषण के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखा है? ऑक्सी शोषण के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं इसके मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा इसके मुख्य उत्पाद हमने बोला था अगर इसके अंतिम उत्पाद पूछेगा तो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद, और मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बोल दिया था? दूसरा बोल दिया था क्या? मुख्य उत्पाद में लिखोगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसके बाद में बताओगे फेफड़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फेफड़ों का वजन अभी बताया कितना होता है? 1.5 से 1.7 केजी होता है। और अगर हम पूछ ले फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, बोलो जल्दी से, फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी। लिख लो जल्दी से नोट डाल के, फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। पल्मोनोलॉजी कहलाता है। और अगर पूछेगा श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, ऊष्मा अवशोषी या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, बताओ। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या हुआ?
ये पल्मोनोलॉजी, PULMONOLOGY, पल्मोनोलॉजी है। हाँ, अब इसके बाद में नोट डाल के लिख लेना। श्वसन, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लिख लिया है। अब यहां पर देखोगे, जैसे मैं बताया था कि अच्छा अभी ये रह गया है, फिर वो भी लिखा रहे हैं। हाँ, ये अवायवीय श्वसन, जल्दी से, अवायवीय या अनाक्षी श्वसन, अवायवीय या अनाक्षी श्वसन लिखो। वह श्वसन, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे अवायवीय या अनाक्षी श्वसन कहते हैं, उसे अवायवीय या अनाक्षी श्वसन कहते हैं। और अगर पूछ लेगा कि अनाक्षी श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है, जैसे आपसे यहाँ पर ऑक्सी वाली कहां पर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और अनाक्षी वाली तो कोशिका द्रव्य में। लिख लो जल्दी से। अनाक्षी श्वसन की क्रिया, अनाक्षी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। या अगर वैसे पूछ ले, मान लो उसने दे दिया मसल्स, बोन या टेंडन, लिगामेंट, ठीक है, और क्वेश्चन यही पूछा है कि अनाक्षी श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तब आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मांसपेशियों, हड्डियों और टेंडन, लिगामेंट कहां संपन्न होती है, तो मांसपेशियों में। तभी तुमने सुना होगा कि मांसपेशियों में जब थकान महसूस होती है तो किसकी वजह से? मांसपेशियों में कौन सा एसिड जमा होने के कारण? लैक्टिक एसिड। तो नोट डाल के लिख लेना। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है, हमें थकान महसूस होती है। और मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, जिसको ना पता हो लिख लेना। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, MYOLOGY, मायोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा नोट डाल के लिख लेना। अनाक्षी श्वसन की खोज, अनाक्षी श्वसन की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? हाँ, हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। हिल, HILL, हिल। अनाक्षी श्वसन की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया या इसी को ही अंधकार अभिक्रिया, इंग्लिश में डार्क रिएक्शन, अंधकार अभिक्रिया, और इंग्लिश में बोलते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? हाँ, 15 से 18 बार। नवजात में? और इसके अलावा ये फैक्ट और नोट कर लेना,
जैसे अगर पूछ लेगा सांस लेते समय गैसों का मतलब प्रतिशत पूछ लेगा, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय। अगर मान लो इसने पूछा है नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा है, ऑक्सीजन का पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यही तीन में से पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? अच्छा, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 75? कितना? 78% पाया जाता है। तो याद रखोगे चाहे सांस लेते समय और छोड़ते समय दोनों में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों में क्या है? सेम है। अब यहाँ पर याद रखना जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है, लेकिन छोड़ते समय ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो कितनी कितनी होती है? याद रखना ये जितना भी सांस लेते समय प्रतिशत है वही वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? 21% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और इसके अलावा अगर बात करें छोड़ते समय कितनी, तो इसमें कम हो जाती है, या तो 16 मिलेगा या तो 17। ठीक है, 16 या 17%। और यहाँ पर 4.03% एग्जैक्ट ये है, लेकिन ज्यादातर देखोगे तुम्हें 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो। और जैसे पूछ लेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के फेफड़ों का रंग कैसा होता है, तो हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। नोट हो गया? चलो जल्दी से। अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो समझाने वाली चीज होगी तो फिर बीच में समझा देंगे। नोट हो गया? श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? अच्छा, श्वसन और श्वासोच्छवास में क्या अंतर होता है? क्या? श्वसन और श्वासोच्छवास एक ही चीज है? तो याद रखना श्वसन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा क्या होती है? इसमें उत्पन्न होती है। लेकिन श्वासोच्छवास को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। तो सांस लेने में गैसों का आदान प्रदान होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो श्वसन श्वासोच्छवास अगर पूछ लेगा क्या अंतर है, तो याद रखना जो श्वसन है वो एक प्रकार की क्या है? जैविक प्रक्रिया है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। और जो श्वासोच्छवास है इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? गैसों का मिश्रण, या ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं और ग्रहण क्या करते हैं? ऑक्सीजन। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? देखा होगा, मतलब लेडीज के कंपेयर में बॉयज में। ठीक है, मतलब फीमेल के कंपेयर में मेल में ये जो वॉइस बॉक्स होता है थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? लैरिंग्स। चलो, दिख रहा है? आई नहीं है? लैरिंग्स या टेस्टोस्टेरोन या ग्रसनी या एडम बसे। अब बताओ कि टेस्टोस्टेरोन
क्या इसका यहाँ पर यूज होता है? ये तो एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है। और यहाँ पर लैरिंग्स, इसको बोलते हैं स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। और ये ग्रसनी है, जिसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? अब बताओगे? आंसर क्या होगा? लैरिंग्स। हाँ, क्योंकि आवाज से रिलेटेड है। उसने बोला है लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, आवाज बढ़ाने के लिए। क्योंकि मेल की आवाज क्या होती है, भारी होती है, फीमेल में क्या होती है, पतली मानी जाती है। तो यहाँ पर ये जो इसके लिए जिम्मेदार है, तो याद रखना एडम का सेल। ये जो यहाँ पर देखोगे, ठीक है, बॉयज में, लेकिन गर्ल में देखोगे तो यहाँ पर इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो यही जो वॉइस बॉक्स है ये होता है बाहर को निकला हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, एडम का सेल। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या होता है? जिस तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि हरी पत्तियों में, पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा किस पिगमेंट के कारण होता है, तब आंसर क्या होता है, क्लोरोफिल। और अगर हम पूछ ले ब्लड का रंग जो होता है लाल, वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर रोडोप्सिन क्या है? तो याद रख लेना, हमारे हमारी जो आंखें होती हैं, ठीक है, उसमें रॉड सेल और कोन सेल पाई जाती है। जो रॉड सेल होती है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, कलर के लिए नहीं। हमने बताया था सी से कोन, सी से कलर, ठीक है। और रॉड सेल, रॉड ये होती है, रॉड का यूज किसमें, प्रकाश के लिए होती है, ठीक है। तो ये कहां पर, आंखों में पाई जाती है। रोडोप्सिन एक प्रकार का हम कह सकते हैं प्रोटीन होता है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। और क्लोरोफिल ये पौधों में, मिलेनिन क्या होता है, त्वचा का रंग, इसके कारण होता है। तो आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी बताया हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर किसका होता है, ब्लड का। लेकिन यहाँ पर मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट भी क्या होता है, यही होता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, बोलो। मस्तिष्क का मध्य भाग या मस्तिष्क का अगला भाग या मज्जा या अनुमस्तिष्क, बोलो। अनुमस्तिष्क। अच्छा, वैसे बताओगे अग्र, मध्य, पश्चिम में से कौन सा होता है, अग्र श्वसन के लिए। मेडुला ऑब्लांगेटा पढ़ा है, मेडुला ऑब्लांगेटा किसका भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क का होता है। उसमें तुमने पढ़ा था जो अग्र मस्तिष्क है इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से, प्रमस्तिष्क, ठीक है, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, और डाइएन्सेफेलम। डाइएन्सेफेलम के दो भाग बताए थे, थैलमस और हाइपोथैलमस। फिर इसके बाद में जो मध्य मस्तिष्क, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल और दूसरा क्या होता है, बोलो। मध्य मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं? अच्छा, पश्चिम वाले बताओ। सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं, और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पर दिया है मस्तिष्क का अगला भाग होता नहीं है, मध्य वाला नहीं होता है, और यहाँ पर अनुमस्तिष्क, इसको सेरिबेलम, ये बैलेंस बनाए रखने में जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, मज्जा। और अगर मज्जा नहीं देगा तब क्या देगा, मेडुला ऑब्लांगेटा देगा। क्या देगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये श्वसन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। निश्वसन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, वायु के अंतःश्वसन या फेफड़ों की अस्फीति, या फेफड़ों की स्फीति, या पंजर की टूट। एक होता है निश्वसन, एक होता है निःश्वसन। बताओ दोनों में क्या अंतर होता है।
जैसे हमने बताया था श्वसन की प्रक्रिया जो होती है, यह श्वसन दो प्रकार का होता है, अंत और बाह्य श्वसन। अब जैसे बाह्य श्वसन की बात की जाए तो बाह्य श्वसन में ही एक होता है क्या, निःश्वसन, और एक होता है निःश्वसन। यहां पर दिया है बाह्य श्वसन, जीवों एवं वातावरण के मध्य ऑक्सीजन के शरीर में प्रवेश करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड, वही जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, बाह्य, मतलब बाहर निकाल रहे हैं, तो किसको निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। और फिर इसके बाद में बात करें श्वासोच्छ्वास, अभी हमने बताया था स्तनधारियों में जो बाह्य श्वसन होती है, बाह्य श्वसन की प्रोसेस जो होती है दो चरणों में कंप्लीट होती है, एक होता है श्वासोच्छ्वास, एक होता है गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय का मतलब होता है गैसों का एक्सचेंज, ठीक है। अब जो श्वासोच्छ्वास होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है निःश्वसन, एक होता है उच्छ्वसन। निःश्वसन और एक होता है उच्छ्वसन। श्वासोच्छ्वास के समय वातावरण से वायु का शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाती है। श्वासोच्छ्वास मतलब जब हम सांस लेते हैं, श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है, सांस लेना, ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो सांस लेने के समय वातावरण से वायु का शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुंचना, ठीक है, फेफड़ों में पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। और जो निःश्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का अंगों से बाहर वातावरण में निकलना क्या कहलाता है, उच्छ्वसन, ठीक है। या हम अपनी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, निःश्वसन है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं वही हमारा क्या है, उच्छ्वसन है, ठीक है। तो निःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों समझ में आ गए। इसके बाद में जैसे लिखा है गैसों का विनिमय, तो गैसों का विनिमय फेफड़ों में ही होता है। गैसों का विनिमय कहाँ, मतलब हम लोग फेफड़ों में, जैसा ही हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो कहाँ, फेफड़ों में। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो कहां से, फेफड़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर गैसों का विनिमय कहाँ होता है, फेफड़ों में ही होता है। श्वासोच्छ्वास के फलस्वरूप वायु फेफड़ों के विभिन्न वायु कोष्ठकों मतलब एल्वोलाई में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर बताओगे जो क्वेश्चन था, निःश्वसन द्वारा होता है, तो फेफड़ों की अवस्फीति है या फेफड़ों की स्फीति। चलो ये दोनों हम, ये अंतःश्वसन वाला और पंजर की टूट, ये दोनों खत्म कर दी। अब बताओगे फेफड़ों की अवस्फीति है या फेफड़ों की स्फीति है। स्फीति का मतलब क्या होता है, ठीक है, फूलना। तो यहाँ पर निःश्वसन मतलब हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो एकदम से क्या होगा, फेफड़े फूलेंगे या पिचकेंगे, फूलते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, फेफड़ों की स्फीति हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मान लो अगर पूछ ले उच्छ्वास या उच्छ्वसन में, उच्छ्वसन द्वारा होता है, तब क्या हो जाएगा, फेफड़ों की अवस्फीति, क्या होगा, फेफड़ों की अवस्फीति हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन वर्णक, जल्दी जल्दी बताओगे कौन सा होता है श्वसन वर्णक, अभी अभी किया हम लोगों ने, क्या होगा, हीमोग्लोबिन। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, तो कौन सी रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, श्वसन। हृदय मांसपेशियां होती हैं, जो हमारी हृदय की मांसपेशियां होती है वो कैसी होती है, अच्छा, जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं वो ऐच्छिक या अनैच्छिक किसमें आएंगी, ऐच्छिक में नहीं, अनैच्छिक। हम हृदय से ये नहीं कह सकते हैं कि तुम अभी हाँ बंद हो जाओ, जब हम कहें तब चालू हो जाओ, ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, वो उसकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है। तो ये लेकिन होती कैसी है, बेलनाकार शाखित एकन्नाभिक या
कर्क रूपी अशाखित या बहुनाभिक। अच्छा यहाँ पर बताओगे, इसमें जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं उसमें एक नाभिक होता है या बहुत सारे नाभिक होते हैं, पहले ये बता दो। तो याद रखना, हृदय की जो मांसपेशियां होती है उसमें केवल एक ही क्या होता है, एक नाभिक होता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें बहुनाभिक और एकल नाभिक दोनों दिए हैं, तो एक ही ऑप्शन कैंसिल हुआ। और याद रखोगे कि ये तर्क रूपी नहीं होती है, कैसी होती है, बेलनाकार होती है। ये इस टाइप से ये देखा होगा, ऐसे करके ये बनी होती है, ठीक है, ऐसे बनी होती है। तो कैसी होती है, बेलनाकार होती है। तो मतलब ये दोनों भी खत्म हो गए। अब बचा कौन सा, दो बचे हैं। अब दिया बेलनाकार शाखित, एकल नाभिक या अशाखित होती है। तो उसमें देखा होगा शाखाओं में डिवाइड होती है, महीन महीन इसकी क्या होती है, शाखाएं जैसी होती है, ठीक है। तो कैसी होंगी मांसपेशियां इनकी, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। अब बताओगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है। अभी अभी बोला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सी क्या होगा, अनाक्सी शोषण होगा। क्या होगा, अनाक्सी शोषण होगा। इसके बाद में बताओगे निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बोलो जल्दी से। श्वास नली, फेफड़े, मेडुला ऑब्लोंगेटा या ब्रोंकाई, कौन सा हिस्सा नहीं है। अभी अभी हमने समझाया था, मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका भाग है, मस्तिष्क का, ठीक है। बाकी ट्रैकिया हो, फेफड़े हो, ब्रोंकाई, ये हमारे श्वसन के भाग होते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है कोशिकीय श्वसन और किण्वन या स्फीति और विस्तारण या प्रश्वसन और निश्वसन या अनुगम और निगमन। बताओ, स्फीति और विस्तारण, ये जो प्रश्वसन और निश्वसन, ठीक है। प्रश्वसन को और हम क्या कह सकते हैं, वही अभी पढ़ा था, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन और निश्वसन पढ़ा था, ठीक है। तो यही हो जाएगा। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो ये प्रश्वसन और निश्वसन। नेक्स्ट बताओगे अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भरे होते हैं, किसके कारण, फेफड़ों के फैलाव के कारण या फेफड़ों की स्फीति या संकुचन या रुक जाने के कारण। अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं, किसके कारण, बोलो किसके कारण भर जाते हैं, क्या सिकुड़ने के कारण भर जाते हैं, क्या रुकने के कारण भरते हैं, फैलाव या स्फीति, तो स्फीति के कारण, किसके कारण, स्फीति के कारण। इसके बाद में बताओगे मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या होता है, ग्रास नली या नासा गुहा या ग्रसनी या कंठ नली। क्या कंठ नली होती है, अब बताओगे इसमें से, चलो इसको भी नासा गुहा, ठीक है, तो ये भी नहीं होता। अब इन दो में से बता दो जल्दी से, क्या होगा, ग्रसनी होती है। क्या होती है, ग्रसनी, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैरिंग्स। लैरिंग्स अभी बताया था ग्रसनी को। तो मानो भोजन और हवा के लिए, अभी इसी में बाकी है। ये सारे रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब बताओगे वायवीय श्वसन के बारे में पूछा है। वायवीय श्वसन क्या है, आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन है या त्वचा के माध्यम से श्वसन है, ठीक है। वायवीय मतलब, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता है, जल्दी बताओ, आंख, फेफड़ा, गुर्दे या मुंह। हाँ कहते ये तो सभी को पता है। सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है, सूक्ष्म आयतन, अवशिष्ट आयतन या ज्वारीय आयतन या प्राणाधार क्षमता। अच्छा, प्राणदायिनी गैस के नाम से किसे जाना जाता है, बोलो, प्राणदायिनी या जीवनदायिनी
ऑक्सीजन को। हाँ, लेकिन इसका आंसर बताओ। इस हमारे श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ज्वारीय आयतन कहा जाता है। ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए बाद में वीडियो से देख के। नेक्स्ट बताओगे, निम्न में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? बोलो कौन सा वर्णक? बस केवल इसमें क्या किया है, लैंग्वेज को घुमाया है। ठीक है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे कौन सा श्वसन कहा जाता है? कौन सा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पूछ रहा है, क्या होगा? अवायवी होगा। इसके बाद में बताओगे, वायु कोष का क्या कार्य होता है? भोजन के अवशोषण में सहायता करना, रक्त को शुद्ध करना, भोजन को बचाने में मदद करना, या गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। वायु कोष मतलब ट्रैकिया। ट्रैकिया का क्या उसका मेन वर्ग क्या होता है वहां से? क्या ट्रैकिया रक्त को शुद्ध करेगा? ठीक है, क्या करता है? गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है। नेक्स्ट बताओगे, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव सांस ले सकते हैं, या ऑक्सीजन पूरी WBC में जाती है, या ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, या जीव प्रजनन कर सकते हैं। बोलोगे विसरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या होता है इसमें? हाँ, क्या विसरण से जीव सांस लेते हैं या प्रजनन करते हैं? अब बताओगे इसमें ऑक्सीजन पूरी WBC में जाएगी या पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है? हाँ, तो याद रखना, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। कीड़े सांस लेते हैं, कीड़े मतलब अभी बताया था, कीट हो पक्षी हो, किसके माध्यम से? ठीक है, ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन करते हैं। अब बताओगे, ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? किसका है? श्वसन तंत्र का। तिलचट्टों में श्वसन के माध्यम मतलब किसके माध्यम से होता है? तिलचट्टा जानते हो? कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच में भी हमने बताया था स्पाइरिकल। स्पाइरिकल को हिंदी में वहीं पर लिख लेना, श्वास रंध्रों। क्या कहते हैं? श्वास रंध्र कहते हैं। इसके बाद में बताओगे दमा। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वास रंध्रों या स्पाइरिकल जोड़ते हैं। दमा मानव शरीर के का विकार है, किसका? श्वसन तंत्र। इसके बाद में बताओगे, श्वास नली में किस मानव तंत्र का, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? किसका है? श्वसन तंत्र का। श्वास नली है तो किसका है? श्वसन तंत्र। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतर श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाती है, क्या कहलाती है? ज्वारीय आयतन, या प्राणाधार आयतन, या अवशिष्ट आयतन, या फेफड़ों का आयतन? जल्दी से बताओगे क्या कहलाता है? टाइम कितना हो गया? बता जल्दी से। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, मतलब बाहर निकाल दी जाती है। तो निष्कासन का मतलब क्या हो? निष्कासन किसका करते हैं? वेस्ट चीजों का करते हैं, तो क्या हो जाएगा? अवशिष्ट आयतन। इसके बाद में बताओगे, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? कौन सा? कैल्शियम। यहां पर इसके हिसाब से बताओगे, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, या कैल्शियम? क्या होगा यहाँ पर?
अभी अभी बताया था। मानव शरीर में वैसे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। 65% मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर जो उसने पूछा है, क्योंकि अच्छा मानव शरीर में पूछ रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है, लेकिन हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन है वो बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, अगर वो पूछ लेगा जो सांस लेते समय या छोड़ते समय अगर पूछेगा, तब वहां पर इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, 65%। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? पेसमेकर। ठीक है, जैसे मान लो हृदय की धड़कन, हार्ट बीट बढ़ गई या घट गई, उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है? पेसमेकर। इसी को ये आर्टिफिशियल हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बताओगे मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर क्या है? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ, अब बताओगे मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर 97 बीट प्रति मिनट, या 2 बीट प्रति सेकेंड, या 80 से 90 बीट, या 70 से 80 बीट प्रति मिनट। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसके बाद में फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है। किस में होता है? ट्रैकिया में गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कोशिका या एल्वोलाई होता है। ठीक है, जो कोशिकाएं होती हैं वो इसकी संरचना किसके समान होती है? तो अंगूर के गुच्छे के समान होती है। इसी के माध्यम से ही गैसें जो होती है ना, छन छन के उससे बाहर जाती है। हाँ, बताओगे मछली की लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। जो मछली का तेल होता है उसमें बताओगे क्या होता है? कौन सा विटामिन होता है? डी। ठीक है, ए और एडी दोनों होता है। श्वास नली की आंतरिक परत में कौन सा ऊतक मौजूद होता है? श्वास नली की आंतरिक परत, तो श्वास नली होती है ना, उसमें जो रोम छिद्र मतलब बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती, उसी को सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। तो सीलिया से ही सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, श्वास नली की आंतरिक परत में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो याद रखना कौन सा? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम पाया जाता है। इसके बाद में दिया प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सी? हाँ, क्या होगा इसका आंसर? शोषण हो जाएगा। देखो, जैसे पोषण है, तो पोषण क्या इससे रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। इसमें दिया मल त्याग, तो ये तो बिल्कुल से नहीं हो सकता। परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है? पूरे शरीर में पहुंचाना, ये प्रवाहित करना। लेकिन क्या ये परिवहन रासायनिक ऊर्जा को मतलब किसी ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? नहीं करता। अब बताओगे पोषण होगा या शोषण होगा? बोलो क्या होगा इसका आंसर? तो शोषण होगा। ठीक है, ये किसको? रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलता है। फेफड़ों में निम्न की गति के कारण पहुंचती है। फेफड़ों में निम्न की गति के कारण पहुंचती है मतलब क्या पहुंचती है? केवल पसलियों की मांसपेशियों के कारण, या केवल डायाफ्राम, या ट्रैकिया और ब्रोंकाई, या पसलियों की मांसपेशियों और डायाफ्राम? क्या होगा? जो गति होती है उसमें किसके कारण? ए नंबर केवल लगा है, तो इसलिए ये ए नहीं होगा। इसमें केवल डायाफ्राम लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब फेफड़ों की गति पूछ रहा है। जब वो फेफड़े हिलते डुलते हैं तो उसकी जो मसल्स होती है, और जो ट्रैकिया यहां पर से अभी दिखाया था उसमें, ठीक है, तो ट्रैकिया
कि ट्रैकिया और सॉरी ट्रैकिया नहीं, डायाफ्राम, जो अभी हमने दिखाया था इस तरीके से, ये जैसे तुम्हारे क्या है, फेफड़े हैं। यहां से जैसे इधर फेफड़ा हो गया और इधर फेफड़ा हो गया, और इसके अलावा यहां पर से जो ऐसे करके ये एक, ठीक है, यही क्या है, ट्रैकिया होता है, सॉरी डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम, जब ये फेफड़े गति होगी तो इसमें गति कौन प्रदान करता है, तो यही ट्रैकिया, और जो मसल्स होती है, ठीक है, वही प्रदान करती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के उच्च सांद्रता के निरंतर संपर्क में आने के कारण यह हो सकता है, क्या हो सकता है, वायु कोशिका की क्षति या गुर्दे की क्षति, या श्वसन प्रणाली भंग हो सकती है, या कोमा तत्पश्चात मृत्यु हो सकती है। बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी को ही दम घोटू गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस। जैसे सर्दियों के मौसम में बहुत सारी घटनाएं सुनी होगी कि अंगीठी में, ठीक है, अंगीठी अंगीठी जलाकर बंद कमरे में रख दी, सुबह उठे तो सोए के सोए, ठीक है, रह गए। तो उसका रीजन क्या होता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से इंसान क्या हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उसकी दम घुट जाती है। नेक्स्ट बताओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, बोलो। चलो जल्दी से बस। एक मिनट, ये नहीं होगा। हाँ, ये बताओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, श्वसन प्रणाली में खांसी और घुटन की समस्या, या श्वास नली में संकुचन, सिर दर्द, उल्टी आना, आवाज स्पष्ट न निकलना, आक्षेप, कोमा और मृत्यु, या अस्थमा के बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ए नंबर, श्वसन प्रणाली में खांसी और घुटन की समस्या। अच्छा, अभी हमने बताया था ना कि इसको दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, इससे सिर दर्द, उल्टी आना, आवाज स्पष्ट ना निकलना, जब दम एकदम मतलब सांस सही से नहीं आ रही तो आवाज तुम्हारी क्या है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आवाज ही नहीं निकल रही, होता है। तो आवाज स्पष्ट ना निकलना, आक्षेप और कोमा और मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मानव जाति में गैसों का आदान प्रदान होता है, फेफड़ों और रक्त के बीच कहाँ होता है, बोलो, गैसों का आदान प्रदान। हाँ, कहाँ होता है, भूमिका में होता है। चलो बस यही कि जल्दी से बस करवा लें, इसके बाद में क्या होगा। निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र होती है, बोलो। दिख रहा है या नहीं, मनुष्य की बताया 15 से 18 बार, मछली की कितनी होती है श्वसन दर, 20 से 35 तक हो सकती है, नहीं 20 से 80 तक, और हाथी की 4 से 5 बार, और जब बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है ना तब 20 तक इसकी पहुंच जाती है, नहीं 15 तक ही बस पहुंच जाती है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, देखने के हिसाब से नहीं कि अगर बड़ा सारा है, हाँ याद रखना, जो जीव जितना बड़ा होगा उसकी हार्ट बीट और श्वसन दर दोनों क्या होंगे,
कम होंगे। और कबूतर, कबूतर में 35 तक बस होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसमें, 20 से 80 बताया है, मछली हो जाएगी। किसमें, चींटी में, चींटी में कंफर्म नहीं है। अच्छा बताओगे चींटियों में क्या फेफड़े होते हैं, मस्तिष्क होता है? हाँ दांत होते हैं। अच्छा गिन क्या ना, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते, अभी बताया था। ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु थे, 6 थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। निम्न में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, पौधों में पूछ रहा है, बोलो पौधों में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अंतिम उत्पाद पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होगा। अच्छा क्या ऑक्सीजन ऊर्जा होगा पौधों में, नहीं होगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, अब बताओगे क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इसमें बताओगे निम्न में, ये देखोगे ऐसे दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है, इमेज उसमें दी गई थी, हाँ तभी तो हमने उसमें लगाई है। और उसने दिया है कि ए बी सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया सही विकल्प में तुम्हें पहचान करना है। ये जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब बताओगे ग्रसनी स्वरयंत्री या श्वासनली, या श्वासनली स्वरयंत्री या ग्रसनी है, या ग्रसनी श्वासनली स्वरयंत्री, या स्वरयंत्री ग्रसनी और श्वासनली, बताओगे क्या होगा। अच्छा हमने ये बताया था कि ये जो है ये क्या है, ट्रैकिया बताया था, ट्रैकिया को ही क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। तो मतलब लास्ट में सी वाला क्या होना चाहिए, श्वास नली होना चाहिए। तो मतलब ये और ये खत्म हो गए। अब बताओगे ए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ग्रसनी ग्रास नली, ठीक है, ये तो कंफर्म रहता है। तो इसमें ग्रास नली तो दिया नहीं है, ठीक है, तो ग्रसनी स्वरयंत्र और श्वास नली हो जाएगा, क्योंकि स्वर यंत्र ये थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ग्रसनी स्वर यंत्र और श्वास नली। अब बताओगे विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। अच्छा अभी हम तुम्हें बताते हैं। अरे भैया हृदय की धड़कन नहीं पूछी जा रही, 70 से 72, 15 से 18, ये पता है हृदय की धड़कन वाला। वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताओ। वायवीय के बारे में, अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, क्या ऐसा है। वायवीय श्वसन में क्या कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये क्या है, गलत है, अधिकतम ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ऐसा है, देखो कह रही है सर, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या था, जल था, तो उसने क्या दे दिया है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। हमने ग्लूकोज की क्रिया किससे करवाई थी, ग्लूकोज की ऑक्सीजन से, तो वहां 6CO2 + 6H2O बने थे अंतिम उत्पाद। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के एक अणु के विखंडन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते, या वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बताओ क्या वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते, 3 अणु बनते, तो यही सही हो जाएगा। स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है। इस जानवरों में
इन जानवरों में श्वसन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताना है। विसरण इनकी त्वचा से होता है, या इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होती है जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है, इसमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होते हैं, या इसकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है और लेकिन श्वसन के लिए पर्याप्त रक्त होता है। इस सभी जानवरों के लिए पूछ रहा है। तो क्या स्थलीय जानवरों में त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है क्या? स्थलीय जानवरों की त्वचा का जो क्षेत्रफल कम होता है, ऐसा होता है क्या? जैसे मान लो बात करें हाथी वगैरह है, तो क्या उसकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है? ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, जिसमें जिसमें 4 है वो हो ही नहीं सकता, तो इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अब बचे सी और डी। अब बताना है विसरण इनकी त्वचा से होता है, तो ये देखो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, नहीं यहां देखोगे इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब पहला सही है। यहां पर देखोगे इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होती है जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है। ठीक है, तो मतलब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये भी ठीक है, हाँ होगा। इसमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होते हैं, तो ये क्या वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होते हैं, तो ये भी क्या है सही, तो इसका मतलब भी हो जाएगा। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्यों? जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण, या जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण, या जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने के कारण, या जल में प्रदूषित होने के कारण? तो प्रदूषित होने के कारण नहीं होता है। जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। मतलब कहने का है कि जो जल में रहने वाले जीव है उनमें श्वसन दर, जैसे मछली की बताई 80 तक होती है, हम लोग स्थल में रहते हैं 15 से 18 होती है, तो तेज इनकी होती है, तो क्यों होती है? तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण, या जल में ऑक्सीजन की मात्रा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। अब बताओगे जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण या कम होने के कारण? बोलो, अधिक नहीं, कम होने के कारण। उसमें जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन घुलित अवस्था में पाई जाती है, जैसे बोलते हैं ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, हाथ लगा दो डर जाएगी, बाहर निकाल दो मर जाएगी। क्यों मर जाती बताओ? क्योंकि देखो यहां भी अगर तुम पानी में अगर तुम उसको डाल रहे हो मछली को, यहां भी पानी में है, वहां भी पानी में है, या नहीं पानी की बात नहीं करे, जैसे ही वो बाहर निकल के आएगी, बाहर उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रही है, और पानी में ऑक्सीजन घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट उसको मिलती है, इसीलिए वो उसको शूट नहीं कर पाती है। ठीक है, इसीलिए वो मर जाती है। तो क्या हो जाएगा, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ पर कितनी है एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में कितनी 21%, और वहां जबकि कम पाई जाती है। तो ये चीज याद रखोगे। बस इसी पेज के बस 2-3 क्वेश्चन बस रह गए, यही कर रहा। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? बोलो, किस अंग द्वारा? श्वास नली के द्वारा, कूपिका एल्वोलाई के, क्योंकि श्वसन हमारे फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या है, कूपिका बताया है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है, अभी बताया है। सांप हो केचुआ दोनों में त्वचा है। जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च वसन मतलब एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? फेफड़े सिकुड़ते हैं, या डायाफ्राम चपटा होता है, या शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है, फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। बताओ क्या होता है? उच्च वसन मतलब एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल करेंगे तो फूलेंगे, हाँ, तो क्या होगा? डायाफ्राम चपटा होता है, ऐसा तो है नहीं। फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, या शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है, क्या पूरी तरीके से निकल जाएगी क्या? तो ये भी नहीं होगा।
अब बताओगे फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है या फेफड़े सिकुड़ जाते हैं? ठीक है, तो क्या होता है जब हम एक्सहेल करते हैं तो फेफड़े क्या होंगे? सिकुड़ जाते हैं। बाकी इसकी हम आंसर की हम सेंड कर देंगे, ठीक है, ये कर लेना। कितने पेज बचे हैं? 2 बचे हैं शायद, एक ही पेज बचा है, ठीक है, करा दें। लो भैया कर लो। चलो बताओ इसका आंसर, करा ही दे हैं। मानवों द्वारा सामान्य अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतःश्वसन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है। ग्रहण करते समय ऑक्सीजन कितनी? 21, और छोड़ते समय लगभग 16-17 बताया ना। तो देखो यहाँ पर 10-18 दिया, ये हो नहीं सकता। यहाँ 19-17 दिया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 20-2 दिया, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? 21 और 16 हो जाएगा। हाँ, अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन, इसमें 2 इमेज वाले दिए गए मछली के चित्र में कहाँ गिल स्थित होता है? गिल मतलब गलफड़े पूछ रहा है। अब दिया है 1 2 3 करके, 1 2 3 4, बताओ। तो यहाँ पर होते हैं ये, ठीक है। हाँ, तो स्थान 1 हो जाएगा। श्वसन पथ में पश्चाभ, जिसको सीलिया बोलते हैं, की क्या भूमिका होती है? बताओगे ये क्या करते हैं? ये अंतःश्वसित और उच्छ्वसित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होते हैं। यह पश्चाभ फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। या अंतःश्वसित हवा में मौजूद धूल के कण पश्चाभ से चिपक जाते हैं। या पश्चाभी कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस को फंसाने के साथ उत्पन्न करती हैं। बताओ क्या होगा? जो बाल बाल पाए जाते हैं ना, ठीक है, नाक में बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उनका मेन वर्ग क्या होता है? वही वो पूछ रहा है। उन्हीं को ये सीलिया बोलते हैं। तो उसने दिया उच्छ्वसित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक है, तो ये तो होगा नहीं। और फिर दिया पश्चाभ फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। या अंतःश्वसित हवा में मौजूद धूल के कण पश्चाभ से चिपक जाते हैं। या बैक्टीरिया वायरस को फंसाने के लिए स्राव उत्पन्न करती है। हाँ, स्राव उत्पन्न करती है। अब बताओ जल्दी से, 2 हमने कैंसिल कर दी, 50-50 वाला। सी नंबर, अंतःश्वसित हवा में मौजूद धूल के कण पश्चाभ से चिपक जाते हैं। अंतःश्वसित हवा मतलब जो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें मौजूद धूल के कण पश्चाभ मतलब सीलिया से चिपक जाते हैं। बताओ, ऑक्सीजन तुम ले रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन, ये अंतःश्वसित हवा का मतलब क्या? ऑक्सीजन में मौजूद धूल के कण पश्चाभ से चिपक जाते हैं। बताओ ऐसा होगा क्या? सीलिया, जो बाल नुमा संरचनाएं होती हैं, बाल जो पाए जाते हैं, उन्हीं को सीलिया बोलते हैं। या पश्चाभ फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। बताओ। बोलो क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है? आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 15 से 18 बार। फिर इसके बाद बताओगे निम्न में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? बोलो। श्लेष्मा या उपास्थि वलय या डायाफ्राम या पश्चाभ? कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो? देखो ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये क्या इनको बोलते हैं? ये उपास्थि वलय, ये छल्ले टाइप के होते हैं। तो ये
कैसे होते, सी आकार के होते, पूरे नहीं होते हैं। अगर ये पूरे होंगे तो ये एक दूसरे से, अगर मान लो इधर से भी उधर से भी जुड़ गया तो ये एकदम से सांस लेने, श्वसन मार्ग को क्या कर देगा, बंद कर देगा, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, सी के आकार का होता है। तो यहाँ पर याद रखना, उपास्थि वलय जो होते हैं, ये जो होते हैं, यही क्या करते हैं, यही सुनिश्चित करते हैं कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके। चलो बताओ जल्दी से। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं, लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट, या पायरुवेट और एथेनॉल, या एथेनॉल और मैलिक, या एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। बोलो। मैलिक तो यहां पर होगा नहीं। ठीक है, अब बताओ। तो याद रखना, इसमें श्वसन के दौरान जैसे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण क्या होता है, थकान महसूस होने लगती है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल होगा और उसके साथ में एथेनॉल होगा। फिर इसके बाद में बताओगे, मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया का उदाहरण किसका, अभी ये बता चुके हैं। ऊष्मा शोषी है, या ऊष्मा छेपी है, या रेडॉक्स है, या विस्थापन है। ऊष्मा छेपी भी बताया ना। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी शोषण द्वारा बनता है, क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। हाँ, मैं मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी शोषण के द्वारा क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है, अनाक्षी श्वसन पूछ रहा है, तो कहाँ होगा। तो याद रखना, ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है। चलो 1 मिनट फिर से लेना पड़ेगा। कौन सा तो, हाँ बताओगे। मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है, अगर आक्षी श्वसन पूछेगा तो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन उसने क्या पूछा है, अनाक्षी श्वसन पूछा है। तो क्या लाल रक्त कणिकाओं में होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है, इसलिए वहां पर श्वसन होता ही नहीं है। कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में, या सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा नहीं अनाक्षी श्वसन। केवल हरिहर पेशी कोशिकाओं में ये भी नहीं होगा, कहां पर, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, ये लिखाया भी था। मेंढकों में पाए, मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन अपने से भी श्वसन कर सकते हैं, किससे, ठीक है, आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा से भी ये श्वसन कर सकते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहने का मतलब है वो क्या पूछ रहा है, कीटों के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है, श्वास रंध्र, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए। अच्छा, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और कीटों में हमने बताया था, जैसे ट्रैकिया, पक्षी में भी बताया था, तो वो दिया नहीं है, तो फिर यही हो जाएगा। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं, ये मछलियां पानी का घूंट प्रति मिनट हवा को सांस लेने वाले जीवों की तुलना में कई बार लेती है, या प्रक्षुब्ध नदी में रहने वाली बहुत देर में लेती है, प्रति मिनट हवा को सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। थोड़ा कट गया है, सही से इसकी नहीं है, यहाँ पर अधूरा लग रहा है, इधर का कटा हुआ है, कि कितने बार,
तो देखो फिर छोड़ दे, नदी से मतलब नहीं होगा। पानी की सतह के पास होने पर बार बार, तो क्या ऐसा है कि पानी की सतह पर होने पर बार बार लेती हैं, या प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती हैं? कम है क्या है? तो कोई एक मिनट अगर पड़ा होगा तो देख लें। हाँ पहला है कम बार ही है, और यहाँ पर है, यहाँ पर ये कम बार है। कम बार लेती हैं या यहाँ पर तुलना में अधिक बार लेती है? तुलना में अधिक बार लेती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिक बार हो जाएगा। चलो ठीक है बस आज के लिए।